अध्याय 51 पिता पुत्री का पुनर्मिलन। ये रहा गुरु। जैसे ही वे आकाश में उड़ रहे थे, किंगी ने उत्साह से पुकारा और दूरी पर धीरे धीरे दिखाई दे रहे एक शहर की ओर इशारा किया। उन्हें रेड डस्ट रेगिस्तान से निकले हुए 5 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और वे बस कुछ ही बार रुके थे ताकि किंगी आराम कर सके। उड़ती हुई तलवार के ऊपर खड़े रहना लंबे समय तक उतना आरामदायक नहीं था। मैं समझता हूँ, हम शहर से थोड़ी दूर उतरेंगे और वहां पैदल चलेंगे। हम नहीं चाहते कि लोग किसी को अपनी ओर उड़ता देखकर घबरा जाएं। डाकुओं और कारवां के सदस्यों की प्रतिक्रिया को याद करते हुए जब वह उनकी ओर उतरा था, जुबान हाउ ने फैसला किया कि अगर वे सीधे शहर में चले जाएं तो उन्हें कम परेशानी होगी। स्वूश! पास के जंगल में उतरते ही जुबान हाउ और किंगी तलवार से कूद पड़े। जुबान हाउ ने उसे तुरंत दूर रख दिया। ब्राइट सन सिटी की ओर यात्रा ज्यादा लंबी नहीं थी और वे दोनों जल्द ही शहर के द्वार पर पहुंच गए। इस समय शहर के द्वार सभी प्रकार के लोगों से भरे हुए थे। उनमें से अधिकांश लोग आसपास के गांवों से थे, जो अपने परिवारों के साथ आगामी वार्षिक युवा प्रतियोगिता देखने आए थे। और चूंकि प्रतियोगिता में शामिल होने वालों पर कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए कई युवा इस वार्षिक युवा प्रतियोगिता में शामिल होने आए थे। यह अलग दिखने का और शायद किंग्या बाई परिवार द्वारा भर्ती होने का भी एक अवसर था। इसके अलावा रैंकिंग के लिए पुरस्कार भी बुरे नहीं थे और युवा पीढ़ी के कई लोग इसमें शामिल हो गए। आखिरकार कुछ अतिरिक्त स्पिरिट स्टोन्स के लिए कौन मना करेगा। कृपया पहचान पत्र दिखाएं या 10 स्वर्ण मुद्राएं दें। जैसे ही वे ब्राइट सन सिटी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े, एक गार्ड ने आकर उन्हें रोक दिया। जब जुबान हाउ ने गार्ड को सोने के सिक्के मांगते सुना, तो वह अजीब तरह से मुस्कुराया। सोने के सिक्के मनुष्यों की सामान्य मुद्रा थे और स्पिरिट स्टोन की तुलना में इन्हें पाना कहीं ज्यादा आसान था। एक स्पिरिट स्टोन की कीमत आसानी से 500 या 1000 सोने के सिक्कों के बराबर हो सकती थी। जुबान हाउ एक सम्मानित नवजात आत्मा विशेषज्ञ थे। वह अपने साथ सोने के सिक्के जैसी कोई चीज क्यों रखेंगे? क्या आप शायद पैसे नहीं देना चाहते? अपनी आंखें सिकोड़ते हुए गार्ड ने धीरे से अपनी तलवार पर हाथ रखा और धमकी भरे अंदाज में पूछा। ये गलतफहमी है, कसम से। मन ही मन चिल्लाते हुए जुबान हाउ ने पलटकर अपने शिष्य की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। किंगी ने अपने स्वामी की आशा भरी आंखों को देखा और मन ही मन आह भरी। उसके स्वामी वास्तव में एक नवजात आत्मा विशेषज्ञ थे। सोने के सिक्कों जैसी कोई चीज ले जाना उससे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। लो, यह मेरा टोकन है। अपना टोकन निकालते हुए किंगी आगे बढ़ी और उसे गार्ड को सौंप दिया, जिसने सावधानी से उसके हाथों से टोकन लिया और ध्यान से उसका निरीक्षण किया। मिस किंग, पहले इतना रूखा व्यवहार करने के लिए मुझे माफ करना। आप और आपके चाचा जब चाहें अंदर आ सकते हैं। पुनर्तः 180 डिग्री का व्यक्तित्व परिवर्तन करते हुए गार्ड ने होठों पर मुस्कान के साथ किंगी की ओर देखा। जुबान हाउ ने पूरी कोशिश की कि गार्ड को चोट न लगे। वो तो 21 साल का था। वो अंकल कैसे हो सकता है? बस मुझे उसका बड़ा भाई या कुछ और कह दो। गार्ड की चापलूसी भरी मुद्रा को देखते हुए, जो कि एक युवा लड़की की तरह लग रही थी जो पहली बार अपने ससुराल वालों से मिल रही थी, जुबान हाउ ने इसे अनदेखा करने का फैसला किया और ऐसा दिखावा किया कि उसने कुछ भी नहीं सुना। किंगी भी पीछे कूदने वाली थी क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि गार्ड अचानक इस तरह से व्यवहार करेगा। देखो, अब तुम वही करो जो तुम पहले कर रहे थे। गार्ड से अपना टोकन वापस लेते हुए किंगी जल्दी से जुबान हाउ के साथ शहर में चली गई और पीछे खड़े गार्ड को सावधानी से देखने लगी। तो आपका परिवार कहाँ स्थित है? ईप! अचानक पूछे गए सवाल से उछलते हुए किंगी ने पीछे मुड़कर जुबान हाउ की ओर देखा और महसूस किया कि उसने उसे यह नहीं बताया था कि उसके परिवार की संपत्ति कहाँ स्थित है। मेरे पीछे आओ। किंग परिवार का इलाका ज्यादातर शहर के बीचों बीच है। बाहरी हिस्से ज्यादातर बाई परिवार के अधीन हैं। जब वह बोल रही थी, किंगी ने हलचल भरे शहर से होते हुए रास्ता दिखाया और दोनों जल्द ही शहर के बीचों बीच जाने वाले एक छोटे से दरवाजे के सामने खड़े हो गए। किंगी छोटे गेट तक गया और उसके सामने मौजूद एक गार्ड से बात की। चरमराहट टिल्ड। जैसे ही छोटा सा गेट धीरे धीरे खुला, चरमराहट की आवाज सुनाई दी और एक लंबा, सुंदर, मध्यम आयु का आदमी बाहर आया। यही तुम्हारी पीठ! वह आदमी खुशी से चिल्लाया और किंगी की ओर दौड़ा। पिताजी! किंगी ने वापस पुकारा और अपने पिता की ओर दौड़ी और उन्हें गले लगा लिया। किंगी के पिता को घूरते हुए जब वे दोनों गले लगे हुए थे, जुबान हाउ ने देखा कि वह कोर फॉर्मेशन दायरे के 6ठे चरण में थे, न कि 5वें चरण में, जिसके बारे में उसने सुना था कि वह वहां थे। ऐसा लग रहा था कि वह पिछले 6 या इतने महीनों में कोर फॉर्मेशन दायरे के 6ठे चरण तक पहुंच गया था जब किंगी चला गया था। ये देखते हुए कि दोनों जल्द ही गले लगना बंद नहीं करेंगे, जुबान हाउ ने पिता पुत्री के इस खुशहाल पुनर्मिलन में बाधा डालने का फैसला किया। पिताजी, ये मेरे गुरु हैं, जुबान हाउ। वे उड़ती तलवार संप्रदाय के एक प्रमुख बुजुर्ग और नवजात आत्मा विशेषज्ञ हैं। यह महसूस करते हुए कि उनके गुरु अभी भी वहां हैं, किंगी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने अपने पिता को दूर धकेल दिया और जुबान हाउ का परिचय देने लगी। मैं समझ गया। मेरा नाम किंग यांग है। मैंने सुना है कि आपने मेरी बेटी को शिष्या बना लिया है।
मुझे उम्मीद है कि उसने आपको ज्यादा परेशानी नहीं दी होगी। जुबान हाओ की ओर मुड़ते हुए किंग यांग ने थोड़ा झुककर सम्मानपूर्वक बात की। पिताजी, पहले वापस चलें। अपने पिता की बात सुनकर अपना चेहरा लाल होते हुए महसूस करते हुए किंगी ने उन्हें हिलाने की कोशिश करते हुए उनका हाथ खींचा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वह बहुत अच्छा कर रही है और अच्छी सीख रही है। मुस्कुराते हुए जुबान हाओ ने भी उसके साथ खेलने और किंगी को थोड़ा और चिढ़ाने का फैसला किया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यह महसूस करते हुए कि उसका चेहरा पहले से भी अधिक लाल हो गया है, किंगी ने कुछ नहीं कहा और बस गेट के पीछे स्थित घर में भाग गई। हाँ हाँ, क्या हमें भी चलना चाहिए? अपनी बेटी को अचानक से शर्मसार होते देख मुस्कुराते हुए किंग यांग ने खुशी से हंसते हुए जुबान हाओ को अंदर बुलाया। जरूर, किंगी से बहुत पीछे नहीं रहना चाहता था, इसलिए जुबान हाओ सहमत हो गया और किंगी के पिता किंग यांग के साथ किंग परिवार के घर की ओर चल पड़ा। अध्याय 52 बाई हुआ। किंग परिवार की संपत्ति बहुत बड़ी थी और यहाँ तक कि जुबान हाओ का मंडप भी उससे थोड़ा छोटा था, हालांकि यह मंडप जितना भव्य नहीं दिखता था। जुबान हाओ को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि किंग परिवार की संपत्ति में कई सौ लोग रहते थे, जबकि उसके मंडप में केवल 3 लोग रहते थे। जैसे ही वह और किंग यांग दोनों किंग परिवार के घर में दाखिल हुए, जुबान हाओ का स्वागत कई लोगों ने उत्सुकता भरी निगाहों से किया। युवा और वृद्ध सभी शायद यही सोच रहे थे कि वह कौन है। यह उड़ती तलवार संप्रदाय से किंग यी के गुरु एल्डर जुबान हैं। आसपास के लोगों की उत्सुक निगाहों को देखकर किंग यांग आगे बढ़े और जुबान हाओ का उनसे परिचय कराया। ये सुनकर लोग आश्चर्य और उत्साह से दंग रह गए। हालांकि उन्होंने किंग यी को उड़ती तलवार संप्रदाय से गुरु मिलने के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि वह बूढ़ा दिखेगा और कुछ लोगों को तब तक इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ जब तक कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। आह, मैं अभिवादन देखता हूँ बड़े जुबान। नमस्कार बड़े जुबान। बड़े जुबान, आपकी मेजबानी करना हमारे लिए सम्मान की बात है। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके परिवार का मुखिया युवक किंग यी का कथित गुरु एक नवजात आत्मा विशेषज्ञ है, तो सभी प्रकार की बधाइयां आने लगीं। जुबान हाओ किंग परिवार के सदस्यों के अचानक ऊर्जावान अभिवादन पर मुस्कुराया। क्या तुम्हें पता है कि किंग यी कहाँ है? किंग यांग की ओर देखते हुए जुबान हाओ ने पूछा, जैसे ही वह अति उत्साही किंग परिवार के सदस्यों से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसे अपने कमरे में भाग जाना चाहिए था। एक पल सोचते हुए किंग यांग ने जवाब दिया। मैं समझ गया। झटपट विदा लेते हुए जुबान हाओ ने अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार करते हुए किंग यी की आभा की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। यह उसके कमरे की स्थिति जानने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा आसान था। मास्टर, जुबान हाओ को अचानक अपने कमरे के बाहर आते देख किंग यी थोड़ा चौंक गई। वह जल्दी से संभल गई और उसे याद आया कि कैसे वह भी अभी भागी थी। मैं यहाँ ये पूछने आया हूँ कि कल वार्षिक युवा प्रतियोगिता कब शुरू होगी और यह कितने समय तक चलेगी? अपने आने का कारण बताते हुए जुबान हाओ किंग यी के कमरे में गया और बैठने के लिए एक कुर्सी उठाई। आमतौर पर वार्षिक युवा प्रतियोगिता लगभग 1 सप्ताह तक चलती है। पहले 6 दिन सिर्फ लोगों को योग्य बनाने के लिए होते हैं, जबकि अंतिम दिन प्रतियोगिता का वास्तविक फाइनल माना जाता है। मास्टर, अगले 6 दिनों तक यहाँ आराम कर सकते हैं क्योंकि मैं प्रतियोगिता में शामिल हो जाऊंगा और फाइनल तक पहुंचूंगा। मेरी वर्तमान ताकत के साथ ये बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में सोचते हुए किंग यी ने अपने होठों पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अंततः वह उन लोगों को दिखा सकेगी जो उस पर संदेह करते थे कि अपने गुरु की शिक्षाओं के प्रभाव में वह कितनी मजबूत हो गई है। जरूर, मैं तुम्हारे पिता से साधना के लिए एक कमरा मांग लूंगा, फिर मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। किंग यी के चेहरे पर जलते हुए जुनून को देखकर जुबान हाओ ने चुपचाप देखने का फैसला किया। यह उसके चमकने का समय था, उसे इसमें शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। समय बीतता गया और जुबान हाओ ने अगले 6 दिन चुपचाप किंग परिवार की संपत्ति के अंदर साधना में बिताए, जबकि किंग यी प्रतियोगिता में शामिल हो गई और आसानी से क्वालिफाई में अपना रास्ता बना लिया, जिससे उसके पिता और उसके परिवार के बाकी लोग चौंक गए। ये तथ्य कि उसने मात्र आधे वर्ष में ही फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, पूरे शहर में फैल गया और सभी को आश्चर्य हुआ, जिसमें बाई परिवार भी शामिल था। किंग परिवार की वह लड़की इतने कम समय में फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक कैसे पहुंच गई? क्या वह उड़ती तलवार संप्रदाय में प्रवेश करने में सफल हो गई? एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने सामने मेज पटकते हुए कहा। शांत हो जाओ, अगर वह उड़ती तलवार संप्रदाय में शामिल होने में कामयाब भी हो गई, तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि उड़ती तलवार संप्रदाय फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में साधारण बाहरी शिष्य के लिए ब्लैक रोज संप्रदाय से लड़ने की हिम्मत करेगा? याद करो, बाईफी का गुरु कौन है? एक नवजात आत्मा विशेषज्ञ और ब्लैक रोज संप्रदाय का सबसे बड़ा बुजुर्ग। चाहे जो भी हो, ब्लैक रोज संप्रदाय अभी भी उड़ती तलवार संप्रदाय से ताकत में थोड़ा ही पीछे है। उड़ती तलवार संप्रदाय एक साधारण आधार स्थापना साधिका और उसके परिवार के कारण उन्हें नाराज नहीं करना चाहेगा।
एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने होठों पर मुस्कान लिए उस बुजुर्ग व्यक्ति को पुकारा। वाईफी भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में पहुंच गया है, हम उसे युवा प्रतियोगिता के फाइनल में उस लड़की से निपटने दे सकते हैं। वाईफी का गुरु भी वही है, इसलिए कुछ भी गलत नहीं हो सकता। एक और आदमी ने भी बगल से आवाज लगाई, अधेड़ उम्र के आदमी का समर्थन करते हुए। मुझे अब भी लगता है कि उड़ती तलवार वाले संप्रदाय के खिलाफ जाना एक बुरा विचार है। आप सभी को पता होना चाहिए कि वे अपने शिष्यों के प्रति कितने सुरक्षात्मक हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें फिर से चेतावनी देने की कोशिश की। अरे, तो क्या हुआ? वे ब्लैक रोज संप्रदाय के विरुद्ध कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उपस्थित लोगों में से एक युवा सदस्य खड़ा हुआ और अहंकार से बोला। वास्तव में, यदि वे कुछ भी करने की हिम्मत करते हैं, तो उन्हें ब्लैक रोज संप्रदाय से निपटना होगा। हाँ, वे ब्लैक रोज संप्रदाय को नाराज नहीं करेंगे। हाँ, उड़ती तलवार वाला संप्रदाय निश्चित रूप से डर जाएगा। वे पहले से ही उग्रज्वाला संप्रदाय से निपट रहे हैं, और इसमें काले गुलाब संप्रदाय को शामिल करना उनके लिए विनाश का कारण बन जाएगा। बुजुर्ग व्यक्ति धीरे से उठकर कमरे से बाहर चला गया। वह जानता था कि अब वह युवाओं को मना नहीं सकता। वह बुजुर्ग व्यक्ति बाई परिवार का पूर्व मुखिया बाई हुआ था। उसने अतीत में व्यक्तिगत रूप से उड़ती तलवार संप्रदाय की ताकत का अनुभव किया था और उसे बाई परिवार द्वारा उड़ती तलवार संप्रदाय को अपमानित करने का विचार पसंद नहीं था। भले ही बाईफी को अपने गुरु का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन किसने कहा कि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय उसके जाने के तुरंत बाद बाई परिवार को मिटाने के लिए नहीं आएगा। इसके अलावा, बाई हुआ ने महसूस किया था कि बाईफी के गुरु ने उसकी मदद करने का फैसला बाईफी की प्रतिभा की सराहना के कारण नहीं, बल्कि किसी और कारण से किया था। हाल ही में स्वर्गीय आकाश साम्राज्य में जो अराजकता फैलनी शुरू हुई थी, उससे भी उसे शांत होने में मदद नहीं मिली। अपने अनुभव से वह अंधेरे में कुछ पकता हुआ देख सकता था और बाई परिवार सुरक्षित नहीं था। बाई हुआ ने पहले ही देख लिया था कि ब्लैक रोज संप्रदाय में हाल ही में अधिक से अधिक संदेह होने लगा था और लोग भी अपने क्षेत्रों के चारों ओर गायब होने लगे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, बाई हुआ जानता था कि वह अपने बाई परिवार को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। हाँ, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो मैं किंग परिवार के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता। शहर की ओर देखते हुए, बाई हुआ ने एक गहरी सांस ली और भीड़-भाड़ वाली सड़कों को देखने के लिए पास की एक बेंच पर बैठ गया। अध्याय 53, नई प्रणाली सुविधा। ब्राइट सन सिटी की वार्षिक युवा प्रतियोगिता के फाइनल का दिन आखिरकार आ ही गया। किंग यी ने अपनी फाउंडेशन स्थापना साधना से पूरे शहर को चौंका दिया था, लेकिन वह अकेली नहीं थी जिसने पूरे शहर को चौंका दिया था। बाईफी ने शहर को उतना ही चौंका दिया, जितना कि वह फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब रहा था। अधिकांश लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि अंतिम विजेता या तो किंग यी या बाईफी होगी और वे लड़ाई का इंतजार कर रहे थे। वार्षिक युवा प्रतियोगिता के पूर्व विजेता किंग चेन्नई के बारे में क्या? ज्यादातर लोग अब तक उसे भूल चुके थे और सिर्फ किंग यी या बाईफी की आगामी लड़ाई के बारे में ही बात कर रहे थे। हालांकि ज्यादातर लोगों को बाईफी के जीतने की उम्मीद थी। बाई परिवार ने आखिरकार यह खबर फैला ही दी थी कि उसका गुरु एक नवजात आत्मा विशेषज्ञ है। इतना ही नहीं, बल्कि बाई परिवार ने यह अफवाह भी फैला दी थी कि बाईफी के गुरु अपने शिष्य को आगामी प्रतियोगिता में भाग लेते देखने के लिए उनके साथ आ रहे हैं। किंग परिवार के घर पर किंग परिवार के कई सदस्य उत्साह से किंग यी को देख रहे थे। जब से उन्हें पता चला कि वह सफलता प्राप्त कर फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में पहुंच गई है, तब से सभी ने किंग यी की प्रशंसा करना शुरू कर दिया था। इससे उन्हें जुवानहाओं के प्रति और भी अधिक सम्मान की भावना महसूस हुई, क्योंकि उन्होंने इतने कम समय में किंग यी को फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक पहुंचने में मदद की थी। किंग यी के पिता किंग यांग, जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में पहुंच गई है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तो एक पार्टी भी रखी थी, जिसमें वे खुशी खुशी अपनी बेटी के बारे में उन सभी लोगों को बता रहे थे जिनके अपने बच्चे थे। पहले बुजुर्ग को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए, क्योंकि किंग यांग बार बार उसके पास दौड़ते हुए आ रहे थे और बात कर रहे थे कि उनके बेटे किंग मिंग की तुलना में किंग यी कितना अधिक प्रतिभाशाली है। तो क्या हमें चलना चाहिए? किंग परिवार के सदस्यों के सम्मानपूर्ण और विस्मयपूर्ण चेहरे को देखते हुए जुवान हाओ ने मुड़कर अपने पास खड़ी किंग यी से पूछा। हाँ, फाइनल 1 घंटे से कुछ ज्यादा समय में शुरू होगा। बस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाईफी भी सफलता हासिल करेगी और फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। ब्लैक रोज संप्रदाय वास्तव में अभी भी काफी शक्तिशाली है। बाईफी के बारे में सोचते हुए, जो भी उसकी तरह फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक पहुंच गई थी, किंग यी अजीब तरह से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उन्हें उम्मीद थी कि वह आसानी से वार्षिक युवा प्रतियोगिता जीत सकेंगी, क्योंकि उनकी उम्र में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे तक पहुंचना बेहद कठिन माना जाता था। केवल फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट और अन्य शीर्ष शक्तियों जैसे स्थानों में ही ऐसी प्रतिभाएं होंगी जो उसकी उम्र में फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक पहुंच गई होंगी। बाईफी के लिए, जिसके पास दिव्य शरीर जैसा कुछ नहीं था, फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक पहुंचना। किंग यी को इस बारे में कुछ संदेह हुआ, लेकिन कौन जानता है, आखिरकार उसे एक नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था।
कोई ऐसा कारण अवश्य होगा जो किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ लेना चाहता हो सकता है कि उसकी प्रतिभा कुछ ऐसी न हो जिसे ब्राइट सन सिटी के लोग देख सकें, जैसे कि उसकी दिव्यकाया। बहुत बढ़िया, तो फिर चलो तुरंत चलें। जब किंगी सोच रही थी कि बाइफी एक नवजात आत्मा विशेषज्ञ की शिष्या कैसे बन पाए और फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक कैसे पहुंच पाई, तो जुबान हाउ ने उसका हाथ खींच लिया और तेजी से किंग परिवार के घर से बाहर निकल गया। किंग परिवार की युवा और वृद्ध पीढ़ी की सम्मान भरी और विस्मयकारी निगाहों के बीच वहां रहना जुबान हाउ के लिए थोड़ा असहनीय था। उनकी नजरें उस पर कुछ ज्यादा ही थीं। सबसे बुरी बात तो ये थी कि कुछ लड़कियां और औरतें उसे भूखी निगाहों से देख रही थीं। वह वाकई एक भयावह एहसास था, मानो वे उसे खा जाना चाहती हों या कुछ और। सौभाग्य से किंगी उनके जैसा नहीं था, बल्कि आज्ञाकारी था और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सभी निर्देशों का पालन करता था। एक आज्ञाकारी और मासूम शिष्य का होना निश्चित रूप से एक अच्छा रास्ता था। उम्मीद है कि भविष्य में कुछ भी नहीं बदलेगा और किंगी हमेशा उतनी ही आज्ञाकारी और मासूम बनी रहेगी जितनी वह इस समय थी। मन ही मन मुस्कुराते हुए उसने देखा कि किंगी उसके पीछे आ रही है और उसके पिता भी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। जुबान हाओ, किंगी, किंग यांग और किंग परिवार के बाकी सदस्य उस स्थान की ओर चल पड़े जहां वार्षिक युवा प्रतियोगिता का फाइनल मैच होने वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर यह किंग परिवार नहीं है। जैसे ही किंग परिवार कार्यक्रम स्थल में पहुंचा, बगल से एक युवक के पास से एक उपहासपूर्ण आवाज सुनाई दी। बाइफी। किंगी ने जुबान हाउ से दूर हटते हुए भौहें चढ़ाईं और उस अभिमानी युवा स्वामी का सामना करने चली गई जो अचानक प्रकट हो गया था। सिस्टम ने निम्न स्तरीय युवा गुरु का पता लगाया है। मेजबान को सलाह दी जाती है कि वह अपने शिष्य को युवा गुरु का सामना करने दे। इससे आपके शिष्य को प्राचीन जादुई खजानों से लाभ मिलेगा या युवा गुरु के स्तर के आधार पर साधना में अचानक वृद्धि होगी। सिस्टम से एक संदेश अचानक जुबान हाउ के सामने आया और वह अवाक होकर बाइफी की ओर देखने लगा। किंगी कितनी भाग्यशाली है, उसे ऐसे व्यक्ति से सामना भी हो गया। सिस्टम ने अचानक एक नया फीचर भी दिखा दिया, निम्न स्तरीय युवा गुरु। जुबान हाउ ने बाइफी को देखा और तुरंत ध्यान दिया कि वह कौन था। वह निश्चित रूप से किंगी के लिए एक महान अवसर होगा। जुबान हाउ को याद था कि बाइफी जैसे लोग ऐसे कदम थे जिनका इस्तेमाल लोग या तो साधना के किसी नए क्षेत्र में पहुंचने के लिए कर सकते थे या कोई जादुई खजाना ढूंढ सकते थे। तथाकथित घमंडी युवा गुरु, एक अफवाह साधना बढ़ाने वाला या जादुई खजाना बनाने वाला। प्रणाली इन युवा गुरुओं को अपने शिष्य के लिए महान अवसरों के रूप में वर्गीकृत करती प्रतीत होती है। जुबान हाउ वास्तव में इस लाभ के बारे में उत्सुक था कि निम्न स्तरीय युवा गुरु बाइफी किंगी को क्या लाभ पहुंचाएंगे। ऐसा लग रहा था कि किंगी को पहले से ही पता था कि यह कितना अच्छा अवसर है और वह अकेले ही बाइफी से भिड़ने चली गई थी। आहा, मेरा शिष्य कितना महान है, जो सुधार करने के इतने बहुमूल्य अवसर को हाथ से नहीं जाने दे रहा है। जुबान हाउ मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि उसने ये देखने का निर्णय लिया कि किंगी निम्न स्तरीय युवा मास्टर बाइफी के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है। अध्याय 54, बाइफी बनाम किंग चेन्नई। मैंने सुना है कि आप फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करने में कामयाब रहे। सच में पहले तो मुझे लगा कि यह एक मजाक था। आखिरकार यहाँ कौन नहीं जानता कि आपकी साधना कितनी निम्न है। ये वास्तव में आश्चर्य की बात है कि आपने किस प्रकार की दिव्य जड़ी बूटी निगल ली है जिससे आपकी साधना आधार स्थापना क्षेत्र तक पहुंच गई। बाइफी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। जैसे ही उसने किंगी की ओर देखा, ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे उसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, जबकि वे दोनों एक ही साधना क्षेत्र में पहुंच गए थे। बाइफी, फाइनल में देखेंगे कि कौन किससे ज्यादा मजबूत है। बिना कुछ कहे, किंगी प्रतियोगिता स्थल की ओर चल पड़ी। बाइफी के जवाब का इंतजार किए बिना जुबान हाउ एक तरफ खड़ा था और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ संक्षिप्त बातचीत को देख रहा था। उसने अभी अभी सिस्टम में प्रवेश किया था और यह जांच की थी कि नई सुविधा क्या है। जाहिर है, युवा मास्टर्स को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। सिस्टम वर्गीकरण और पुरस्कारों की भी सूची बनाई गई थी। यंग मास्टर स्तर, निम्न स्तरीय युवा मास्टर फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में ताकत, कम से कम नवजात आत्मा क्षेत्र का समर्थन। शिष्य के लिए संभावित पुरस्कार, युवा गुरु के साथ लड़ाई के दौरान अचानक सफलता, युवा गुरु पर स्पिरिट ग्रेड या उससे नीचे की एक यादृच्छिक कलाकृति जड़ी बूटी ढूंढना, रहस्यमय अवसर। मध्यम श्रेणी के युवा मास्टर, एक मध्यम श्रेणी के युवा मास्टर से मिलें। शिष्य के लिए संभावित पुरस्कार, पब फ्यूचर विज्ञापन। युवा गुरु के स्तर को देखते हुए जुबान हाउ ने तुरंत देखा कि निम्न स्तर के युवा गुरु को एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक का समर्थन प्राप्त होना चाहिए और कम से कम वह आधार स्थापना क्षेत्र तक पहुंच गया होगा। बाइफी इस प्रणाली के वर्णन के साथ अच्छी तरह से मेल खाती प्रतीत हुई, जिसके पास आधार स्थापना क्षेत्र में साधना थी और नवजात आत्मा क्षेत्र में एक गुरु था। जुबान हाउ ने सिर हिलाते हुए बाइफी से मुलाकात के बाद किंगी को मिलने वाले इनामों पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक मिली सफलता और कीमती जड़ी बूटियां या कलाकृतियां ढूंढने की क्षमता जुबान हाउ को थोड़ी नाइंसाफी लगी। निजी तौर पर उसकी इच्छा थी कि वह जाकर बाइफी को हरा दे और अचानक सफलता हासिल कर ले।
थोड़ा और करीब से देखने पर जुवान हाउ ने अंतिम संभावित इनाम, रहस्यमय अवसर पर ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि नाम से ही जाहिर था, इनाम रहस्यमय था और जुवान हाउ को इसका कोई अंदाजा नहीं था। शायद ये किसी प्राचीन साधक की गुप्त विरासत थी, किसी शक्तिशाली डोमेन लॉर्ड द्वारा स्थापित किसी गुप्त क्षेत्र तक पहुंचने का कोई गुप्त रास्ता। जुवान हाउ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वह अपनी चेतना के सागर से बाहर निकला और अपनी आंखों में एक सूक्ष्म प्रकाश चमकते हुए सीधे बाईफी को देखा। यदि किंग यी अपनी साधना में सुधार कर सके, तो वह स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली भी हो सकेगा। बाईफी जैसे लोग वास्तव में स्वर्ग द्वारा भेजे गए खजाने थे। थोड़ी दूर पर बाईफी खुद उस जगह की ओर बढ़ चुका था जहां प्रतियोगिता हो रही थी। आत्मविश्वास से चलते हुए बाईफी को अचानक अपनी रीढ़ में एक सिहरन सी महसूस हुई और उसने बेचैनी से अपने चारों ओर देखा। मास्टर बाय, क्या कुछ गड़बड़ है? शायद वही बदतमीज लड़की आपको परेशान कर रही है। उसकी अचानक हरकत देखकर पास से गुजर रहे एक नौकर ने गुस्से में पूछा, क्योंकि वह सोच रहा था कि किंगी अपने मालिक के साथ कितना बदतमीजी से पेश आया था। आह, कुछ नहीं हुआ, मुझे तो बस तेज हवा का झटका लगा और मुझे उम्मीद से ज्यादा ठंड लग रही थी। ये सोचे बिना कि वह एक गर्म, बादल रहित दिन था, जिसमें ठंडी हवा जैसी कोई चीज भी नहीं थी और यह भी कि वह एक आधार स्थापना साधक था, बाईफी ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पहले चरण की ओर बढ़ गया। बाईफेई के खिलाफ मुकाबला करने वाले पहले व्यक्ति ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और वह आसानी से अगले चरण में आगे बढ़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। किंगी भी उसके जैसा ही था, क्योंकि कोई भी अपने से एक बड़े साधना क्षेत्र से ऊपर किसी से लड़ने का मन नहीं करता था। हार लगभग तय थी। केवल स्वर्ग विरोधी प्रतिभावान ही अपने से एक बड़े साधना क्षेत्र से ऊपर किसी को चुनौती देने का साहस कर सकते थे और आम लोग ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। बाईफी, तुम पिछले साल मुझसे हार गई थी और अगर तुम सफलता हासिल करके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे तक पहुंच भी गई, तो भी मैं तुम्हें पिछले साल की तरह जरूर हरा दूंगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेमीफाइनल शुरू हुआ और किंग परिवार के पूर्व प्रतिभाशाली किंग चेन्नई बाईफी के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में घोषणा करने लगे। ये तथ्य कि सभी लोगों में से किंगी ने उनसे पहले फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में प्रवेश किया था, उसे काफी दुख पहुंचा था, लेकिन अंत में वे अभी भी परिवार थे, इसलिए वह अभी भी इसके साथ ठीक था। दूसरी ओर बाईफी उसका शत्रु और प्रतिद्वंद्वी था। उस समय वह बड़ी मुश्किल से उसे हरा पाया था और पिछली वार्षिक प्रतियोगिता जीत पाया था, और अब जब वह एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक को गुरु बनाने में कामयाब हो गया था, तो वह उससे भी अधिक तेजी से सुधार करने में कामयाब हो गया था। ये जानना जरूरी था कि पिछले आधे साल में किंग चेन्नई ने आराम करने की हिम्मत नहीं की थी और यहां तक कि क्यूई संघनन क्षेत्र के 8वें चरण तक पहुंचने में भी कामयाब रही थी। दुख की बात है कि फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। किंग चेन्नई, हाँ, तुम अभी भी क्यूई संघनन क्षेत्र में हो, यहां तक कि वह छोटी बच्ची किंग यी भी तुमसे आगे निकल गई है। आओ, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगी। बाईफी ने मुस्कुराते हुए किंग चेन्नई को उस पर हमला करने का इशारा किया। बाईफेई, किंग चेन्नई अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी द्वारा की गई उपेक्षा से क्रोधित हो गया और उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। उफ, कितना दयनीय है, चलो मैं तुम्हें हमारी ताकत में अंतर दिखाती हूँ। किंग चेन्नई को उस पर हमला करते देख बाईफी ने इसकी परवाह नहीं की और केवल उसकी ओर एक आकस्मिक हथेली का प्रहार किया। बाईफी, तुम मुझे कम आंक रही हो। ये देखकर कि बाईफी को उसके हमले की कितनी कम परवाह है, किंग चेन्नई को लगा कि उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया है, जब आखिरकार वह बाईफी के आकस्मिक हथेली के हमले से टकरा गया। टकराना। किंग चेन्नई को विरोध करने का मौका भी नहीं मिला और भीड़ की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच उन्हें मंच से नीचे फेंक दिया गया। बाईफी कितनी ताकतवर थी, यहां तक कि किंग चेन्नई से भी आसानी से निपटा जा सकता था। ये सब सोचते हुए भीड़ किंग यी और बाईफी के बीच लड़ाई का इंतजार करने लगी। दूसरी ओर किंग चेन्नई को भुला दिया गया था क्योंकि वह जमीन पर पड़ा था। थोड़ी देर बाद ही किंग परिवार के कुछ सदस्यों को अंततः उसकी याद आई और वे जल्दी से उसकी मदद करने के लिए उसके पास गए। अध्याय 55, आकाश में उड़ान टिल्ड। प्रतियोगिता वैसी ही हुई जैसी ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी और किंग यी और बाईफी दोनों ही फाइनल में आमने सामने थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि सिर्फ वे ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे तक पहुंच पाए थी। बाकी प्रतियोगी सिर्फ क्यू कंडेंसेशन दायरे तक ही पहुंच पाए थे। फाइनल जल्द ही शुरू होने वाला था और यह केवल इस समय था कि जुवान हाओ बाईफी के गुरु की एक झलक पाने में कामयाब रहे। वह व्यक्ति काले रंग का लबादा पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक अलग थलग भाव था। वह आसपास के लोगों को बेपरवाही से देख रहा था। वह आदमी तभी आया था जब फाइनल शुरू होने वाला था और वह उस सम्मान की सीट पर बैठा था जिसे बाई परिवार ने उसके लिए बनाया था। दूसरे व्यक्ति की नवजात आत्मा की आभा को महसूस किए बिना भी जुवान हाओ अनुमान लगा सकता था कि वह कौन था। एकमात्र बात जिसने जुवान हाओ को आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि उस व्यक्ति ने अपनी आभा को छिपाने या ढकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे खुलकर बाहर आने दिया। जुवान हाओ ने स्वयं अपनी नवजात आत्मा की आभा को छुपा रखा था,
क्योंकि ये दूसरों के लिए काफी असुविधाजनक होता और यह स्वचालित रूप से उसकी शक्ति को किसी भी छिपे हुए दुश्मन को दे देता। जैसे अभी जुवान हाउ आसानी से महसूस कर सकता था कि ब्लैक रोज संप्रदाय का नवजात आत्मा विशेषज्ञ केवल नवजात आत्मा क्षेत्र के चरण 1 पर था, जबकि उस आदमी को खुद इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि एक और नवजात आत्मा विशेषज्ञ उसे बगल से देख रहा था। जुबान हाउ के अलावा वहां मौजूद बाकी लोग भी काले वस्त्र पहने उस आदमी को सम्मान और भय से देख रहे थे। यह एक नवजात आत्मा साधक था, एक वास्तविक जीवित साधक। मास्टर, अब मैं जाऊंगा। बाइफी ने काले वस्त्र पहने आदमी की ओर देखा और उसने अपने पहले के घमंडी लहजे से अलग सम्मानपूर्वक कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आदमी ने कुछ नहीं कहा और केवल लापरवाही से सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली, या तो ध्यान करने के लिए या फिर आराम करने के लिए। बाइफी को कोई आपत्ति नहीं हुई और वह मंच पर चली गई, जहां किंगी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। इस साल की वार्षिक युवा प्रतियोगिता का फाइनल किंग परिवार की किंगली और बाई परिवार की बाई फेई के बीच होगा। क्या आप दोनों तैयार हैं? एक अपेक्षाकृत युवा व्यक्ति मंच पर किंगली और बाई फेई दोनों के बीच खड़ा होकर ऊंची आवाज में घोषणा कर रहा था। पब फ्यूचर विज्ञापन। हाँ, दोनों ने सकारात्मक उत्तर दिया और लड़ने की मुद्रा में आ गए। तो फिर जब तुम्हें ठीक लगे तब शुरू कर सकते हो, ये अंतिम शब्द कहकर युवक जल्दी से मंच से नीचे उतर गया ताकि वे दोनों द्वंद्वयुद्ध शुरू कर सकें। तो फिर छोटी बच्ची, देखते हैं तुम कितनी ताकतवर हो। बाइफी ने जरा भी इंतजार नहीं किया और जैसे ही वह युवक मंच से नीचे उतरा, उसने हमला बोल दिया। काला गुलाब हथेली। बाइफेई ने अपनी हथेली तकनीक शुरू की और क्यूई से बना एक छोटा सा गुलाब जल्दी से उसकी हथेली के केंद्र में बन गया और उसने उसे घेर लिया और तब तक फैल गया जब तक कि वह बाइफेई के हाथ के आकार से दोगुना नहीं हो गया। क्यूई तकनीकों के माध्यम से क्यूई को अभिव्यक्त करना एक ऐसी चीज थी जिसे केवल आधार स्थापना क्षेत्र में ही किया जा सकता था और यह भी एक कारण था कि एक आधार स्थापना क्षेत्र साधक क्यूई संघनन क्षेत्र साधक की तुलना में इतना अधिक शक्तिशाली था। स्वूश। काला गुलाब किंगी की ओर उड़ गया और उसने बचाव के लिए तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। तलवार एक पृथ्वी रैंक कलाकृति थी जो उसे फ्लाइंग तलवार संप्रदाय के नवागंतुक टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रहने से मिली थी। शरद पवन तलवार। अपनी पूरी ताकत से नीचे की ओर झुकते हुए किंगी ने आने वाले काले गुलाब की ओर वार किया, जबकि शरद पवन तलवार ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। टकराना। जब काला गुलाब और तलवार एक दूसरे से टकराए तो एक छोटा सा विस्फोट हुआ, जिससे वहां मौजूद लोगों की भीड़ की ओर तेज हवा का झोंका आया। चीजें यहीं नहीं रुकी, क्योंकि किंगी का तलवार से हमला बाइफी की ओर जारी रहा। हालांकि किंगी का हमला उस काले गुलाब के कारण कमजोर हो गया था जिससे बाइफी ने पहले हमला किया था, फिर भी यह उसे घायल करने के लिए पर्याप्त था क्योंकि उसके बाएं हाथ पर घाव दिखाई दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। तलवार के हमले के पहुंचने से पहले अंतिम क्षण में बाइफी ने बचाव के लिए अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और यथासंभव क्षति को कम करने के लिए रक्षात्मक क्यूई तकनीक का प्रयोग किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने बाएं हाथ पर खून बहते घाव को देखते हुए बाइफी अचानक बेहद आक्रामक हो गया और उसने किंगी को जानलेवा नजरों से घूरा। मेरे शरीर को चोट पहुंचाने की हिम्मत करने के लिए मैं तुम्हें कीमत चुकाऊंगी। गुस्से में आकर बाइफी ने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे कोई 5 साल का बच्चा गुस्से में चिल्ला रहा हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किंगी ने देखा कि बाइफी के बाएं हाथ पर एक छोटा सा घाव था जिसे देखना लगभग असंभव था और घाव से खून की 1 या 2 बूंदें रिस रही थीं। जुबान हाउ भी अवाक होकर बाइफी की ओर देखने लगा क्योंकि वह दूसरों को दिखाने के लिए खुलेआम गुस्सा दिखा रहा था। आखिर एक बड़ा नौजवान इतना नखरे क्यों कर रहा है कि 3 साल का बच्चा भी उसे रोक नहीं पाएगा? क्या बाई परिवार शर्मिंदा नहीं है? ये सोचते हुए जुबान हाउ ने मुड़कर बाई परिवार की ओर देखा और निश्चित रूप से वे सभी बाइफी के बचकाने व्यवहार से शर्मिंदगी से लाल हो चुके थे। मंच पर वापस आकर किंगी भी बाकी भीड़ की तरह अवाक दिख रही थी, क्योंकि वह देख रही थी कि कैसे बाइफी लगातार शिकायत कर रही थी और चिल्ला रही थी। क्या ये सचमुच एक कल्टीवेटर है? मेरे हमले से इसे बमुश्किल ही कोई नुकसान पहुंचा है। शायद ये अपनी क्यूई वापस पाने के लिए समय निकाल रहा है। अचानक किंगी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया हो और वह निर्णायक रूप से बाइफी की ओर बढ़ी, क्योंकि उसने शिकायत की थी। और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें हमेशा पछताना पड़े। स्वूश। हमला अचानक हुआ और बाइफी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि किंगी अचानक हमला कर देगा, क्योंकि वह अभी भी इस बारे में बात कर रहा था कि वह उससे कैसे निपटेगा। तमाचा। आखिरी सेकंड में किंगी को एहसास हुआ कि उसकी प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी बचाव नहीं कर रही थी, इसलिए उसने अपनी तलवार को तेज तरफ से सपाट तरफ मोड़ दिया, क्योंकि बेचारी बाइफी को सीधे चेहरे पर झटका लगा और वह मंच से कुछ दर्जन मीटर दूर उड़ गई। कम से कम बाइफी को एक डोमेन लॉर्ड की तरह महसूस करने और कुछ सेकंड के लिए हवा में स्वतंत्र रूप से उड़ने का मौका मिला। अध्याय 56 उपद्रवी शिष्य। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
पूरी भीड़ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई जब उन्होंने देखा कि बेहोश बाइफी अब जमीन पर पड़ी थी। फिर वे मुड़े और किंगी की ओर देखा। ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र में दो साधकों के बीच एक महामुकाबला होना था। लड़ाई की शुरुआत भी शानदार रही। क्विंगी को उम्मीद नहीं थी कि मैच इतनी आसानी से समाप्त हो जाएगा और जब उसने भीड़ के चेहरों पर उलझन भरी नजर देखी तो वह अजीब तरह से मुस्कुराए। ढीठ। जैसे ही बाइफी जमीन पर गिरी, काले गुलाब संप्रदाय के काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर शिकन लिए किंगी को देखा। नवजात आत्मा विशेषज्ञ की आभा तेजी से फैल गई और किंगी और भीड़ को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वे वहीं जम गए। तुम्हारे साधारण किंग परिवार की हिम्मत कैसे हुई ब्लैक रोज संप्रदाय के किसी व्यक्ति को पीटने की? लगता है तुम अब और जीना नहीं चाहते। काले वस्त्रधारी आदमी खड़ा हुआ और यह कहते हुए किंग परिवार की ओर घृणा से देखने लगा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति की बातें सुनकर किंग यांग और किंग परिवार के बाकी लोग गुस्से से कांपने लगे। पिटाई? ये तो कोई मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है। किसी को चोट कैसे न लगे? अगर हम पर हमला करने का बहाना चाहिए तो बोल दो। जुबान हाउ ने किंग परिवार के चेहरों पर गुस्से को देखा और फिर काले वस्त्र पहने उस आदमी की ओर देखा जो अब बाई परिवार के सामने खड़ा था और उनकी ओर तिरस्कारपूर्वक मुस्कुरा रहा था। उद्धरण चिन्ह। नवजात आत्मा के विशेषज्ञ कब से इतने बेशर्म हो गए? जुबान हाउ और भीड़ के मन में उस समय यही विचार था। लेकिन भीड़ ने चुप रहने का फैसला किया। आखिरकार यह एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक था। मैं पहले इस छोटी बच्ची से निपट लूंगा। ऐसा कहते हुए ब्लैक रोज संप्रदाय के नवजात आत्मा विशेषज्ञ ने अपना हाथ थोड़ा हिलाया, जिससे हवा में एक खूनी तंतु बन गया और वह पतला धागे जैसा तंतु किंगी की ओर इतनी तेजी से बढ़ा कि केवल जुबान हाउ ही देख सकता था। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, आसपास की भीड़ ने देखा कि अचानक एक खूनी प्रतान किंगी के ठीक सामने प्रकट हुआ। भिन्न। हालांकि जैसे ही सभी ने सोचा कि किंगी नष्ट होने वाला है, एक और भयानक आभा अचानक उतर आई। काले वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया भयानक रक्त प्रवाह अचानक दो टुकड़ों में कट गया, क्योंकि तलवार का प्रहार अंतिम क्षण में किंगी के ठीक सामने प्रकट हुआ। ये देखकर किंगी ने राहत की सांस ली। वह जानती थी कि उसके मालिक ने अभी अभी उसका बचाव किया है। बहुत समय हो गया तुम्हारे जैसा बेशर्म देखे हुए। तुम्हारी शिष्या मेरी शिष्या से हार गई, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम उस पर हमला करने का फैसला कर रहे हो। जुबान हाउ की आवाज किंगी के बगल से आई, जब वह अचानक उसके ठीक बगल में आ गया। यह आभा, क्या हो रहा है? यहाँ एक और नवजात आत्मा विशेषज्ञ क्यों है? और यह भी थोड़ा मजबूत लगता है। क्या आपने देखा कि उसने उस खूनी टेंडल से कितनी आसानी से निपटा? अगर मैं होता तो शायद मैं मर जाता अगर उस टेंडल्स की 1% ताकत भी मुझ पर पड़ती। भीड़ में से कुछ कमजोर लोग डर के मारे पीछे हट गए और विस्मय से जुबान हाउ की ओर देखने लगे। ये लानत है बाई परिवार पर। उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि किंग परिवार को एक नवजात आत्मा विशेषज्ञ का समर्थन प्राप्त था? उद्धरण चिन्ह। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह ताओवादी कहां से है? ब्लैक रोज संप्रदाय के काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी स्थिति पुनः प्राप्त की और संकुचित आंखों से सावधानी से पूछा। बगल में बाई परिवार को पता था कि स्थिति अब उनके नियंत्रण में नहीं है और ज्यादातर लोग उत्सुकता से काले वस्त्र पहने उस आदमी को देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि वह उस अनजान नवजात आत्मा विशेषज्ञ से निपट लेगा जो किंग परिवार के पास आ गया था। बाई परिवार के पूर्व मुखिया बाई हुआ ने किंगी के बगल में खड़े जुबान हाउ की ओर देखा और मन ही मनाह भरी। बाई परिवार का अंत हो गया है। ब्लैक रोज सेक्ट ने बाईफी को केवल इसलिए अपने पास रखा था क्योंकि उन्हें उसका उपयोग करना था। एक नवजात आत्मा विशेषज्ञ को अपमानित करने और बाई परिवार की मदद करने के बीच। बाई हुआ ने महसूस किया कि बाई परिवार के लिए उसकी आखिरी उम्मीद गायब हो गई थी जब वह कार्यक्रम स्थल से बाहर चला गया। सिर्फ जुबान हाउ और ब्लैक रोज सेक्ट के काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उसे कार्यक्रम स्थल से जाते हुए देखा, लेकिन दोनों ने उसे अनदेखा कर दिया। आखिरकार किसी को भी उसके जाने या रुकने की परवाह नहीं थी। आज से मैं दुनिया की यात्रा करूंगा और अंततः बाई परिवार की देखभाल के कार्य से बंधे बिना इसका पता लगाऊंगा। घबराए हुए बाई परिवार की ओर एक अंतिम उदास मुस्कान देते हुए बाई हुआ ने खुद से कहा, क्योंकि वह खुद को पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र और आराम महसूस कर रहा था। यह आखिरी बार था जब बाई परिवार ने बाई हुआ को देखा था। उद्धरण चिन्ह। जुबान हाउ ने 80 साल से ऊपर के बूढ़े आदमी को दूर जाते हुए देखा। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह बाई परिवार का सदस्य था, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति की उदास भावना के कारण जुबान हाउ ने उसके साथ कुछ नहीं किया। उन्होंने सहज रूप से महसूस किया कि बूढ़े व्यक्ति का बाई परिवार के वर्तमान आक्रामक व्यवहार से कोई लेना देना नहीं था, जो किंग परिवार को मारने की कोशिश कर रहा था। दोनों परिवारों के बीच वर्तमान झगड़ा सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा था, लेकिन हाल ही में बाई परिवार ने वास्तव में किंग परिवार से छुटकारा पाने की कोशिश शुरू की है। जुबान हाउ को पिछले सैकड़ों वर्षों से हो रही हाथापाई और झड़पें अजीब नहीं लगी, क्योंकि एक ही शहर में अगर दो परिवार बराबर की ताकत के साथ रहते थे तो ऐसा होना सामान्य बात थी।
हाँ, अपने आप में आह भरते हुए जुवान हाउ ने बुजुर्ग आदमी की पीठ से नजर हटा ली और अपना ध्यान काले वस्त्र पहने नवजात आत्मा विशेषज्ञ पर केंद्रित कर लिया। किसी क्षेत्र या शहर पर शासन के लिए दो परिवारों के बीच लड़ाई वास्तव में उचित नहीं थी और जुबान हाउ भी यह बात जानता था। सबसे अधिक संभावना यह है कि बाई परिवार और ब्लैक रोज संप्रदाय बड़े बुरे लोग थे, लेकिन ये केवल किंग परिवार के दृष्टिकोण से था। जुबान हाउ केवल एक ही चीज देख सकता था कि दो परिवार एक शहर पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे। उसका शिष्य संयोग से उनमें से एक से था, जिसके कारण वह भी उसमें शामिल हो गया और उसके परिवार की मदद करने लगा। उसकी यह शिष्या, शायद वह उससे भी अधिक कष्टकारी थी जितना उसने पहले सोचा था। अध्याय 57, काले वस्त्र पहने आदमी भाग गया। उद्धरण चिन्ह। काले गुलाब संप्रदाय के काले वस्त्रधारी नवजात आत्मा विशेषज्ञ की ओर मुड़कर जुवान हाउ ने उसके प्रश्न का उत्तर न देने का निर्णय लिया और इसके स्थान पर उसने अपनी तलवार निकाल ली। ब्लैक रोज संप्रदाय का नवजात आत्मा विशेषज्ञ नवजात आत्मा क्षेत्र के केवल पहले चरण में था और जुबान हाउ स्वयं ऐसे किसी व्यक्ति से आसानी से निपट सकता था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। काले वस्त्र पहने आदमी ने अपनी आंखें और भी सिकोड़ ली जब उसने देखा कि जुबान हाउ ने अपनी तलवार खींच ली है और वह लड़ने के लिए तैयार हो गया है। मैं ब्लैक रोज संप्रदाय का एक बुजुर्ग हूँ। क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? ये देखकर कि जुबान हाउ को उसकी कोई परवाह नहीं है, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उसे डराने के लिए अपनी पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करने की कोशिश की। ब्लैक रोज संप्रदाय को आसानी से स्वर्गीय आकाश साम्राज्य में पांचवां सबसे मजबूत संप्रदाय माना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के इसे अपमानित नहीं करना चाहेगा। जरूर टिल्ड, तुमने पहले भी मेरी शिष्या पर हमला किया था और उसे मारने की भी कोशिश की थी। मैं क्या जवाब दूं? नाकाम रहने के बाद तुम्हें मुफ्त में जाने दूं? जुबान हाउ ने काले वस्त्र पहने आदमी की तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए अपनी भौहें उठाईं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। काले वस्त्र पहने आदमी ने जब जुबान हाउ की बात सुनी तो वह थोड़ा अवाक रह गया। वास्तव में, यदि कोई उसके किसी शिष्य को मारने की कोशिश करता, तो वह उससे बदला लेने का निश्चय करता और उसे मार डालता। इससे पहले जब किंग जी ने बाईफी को घायल किया था, तो उसने पहले ही उसे मारने की कोशिश की थी और इसे अपने शिष्य के परिवार को उज्ज्वल सूर्य शहर पर नियंत्रण पाने में मदद करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया था। मैं समझ गया। लगता है अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। ऐसा कहते हुए काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखें एक भयानक रोशनी में चमक उठी, जैसे खूनी लंटें अचानक जमीन से ऊपर उठीं और बाई परिवार के बाकी सदस्यों, जिनमें बाईफी भी शामिल थी, को छेदने लगीं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। जुबान हाउ ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला जब उसने देखा कि काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपने ही साथियों को मारना शुरू कर दिया। क्या बाई परिवार है? हाय! किंग परिवार के सदस्य और आसपास की भीड़ भी इससे अलग नहीं थी, क्योंकि वे सभी काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को भयभीत होकर देख रहे थे। बाई परिवार के शरीर धीरे धीरे सूख गए क्योंकि खूनी प्रतान ने उनके शरीर के अंदर के सारे रक्त और क्यूई को जल्दी से अवशोषित कर लिया। हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक प्रतान काले वस्त्रधारी व्यक्ति से जुड़ गया क्योंकि उन्होंने जो रक्त और क्यूई अवशोषित किया था वह उसके शरीर में वापस स्थानांतरित हो गया, जिससे काले वस्त्रधारी व्यक्ति के मुंह से एक धीमी कराह निकली। स्वूश! जुबान हाउ ने निर्णय लिया कि काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आभा को धीरे धीरे मजबूत होते देखना, क्योंकि वह बाई परिवार के सदस्यों के रक्त और क्यूई को अवशोषित कर रहा था, संभवतः एक बुरा विचार था और उसने जल्दी से अपनी तलवार से काले वस्त्रधारी व्यक्ति पर वार किया। हाहा, तुम्हें लगता है कि यह बेवकूफ छोटी तलवार मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? तिरस्कार से मुस्कुराते हुए काले वस्त्रधारी आदमी ने हाथ हिलाया और जमीन से दर्जनों तने उभर आए और उसके और जुबान हाउ द्वारा किए गए तलवार के हमले के बीच एक अवरोध बन गया। तलवार का वार तने पर पड़ा और तुरंत ही उन्हें चीरता हुआ निकल गया, जैसे मक्खन में गर्म चाकू। रोज गार्ड। काले वस्त्र पहने व्यक्ति को एहसास हुआ कि जुबान हाउ उसकी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली था और जमीन से कुछ मोटी टहनियां फूट निकलीं, जिनके ऊपर काले गुलाब खिल गए। टकराना। तलवार का वार शीघ्र ही काले गुलाबों से टकराया और एक छोटा सा विस्फोट हुआ, जब तलवार सीधे काले वस्त्रधारी बुजुर्ग की सुरक्षा में जा लगी। तलवार के वार से काले गुलाबों वाली लताओं को धीरे धीरे कटता देख काले वस्त्रधारी व्यक्ति को तुरंत पता चल गया कि वह जुबान हाउ का मुकाबला नहीं कर सकता और उसने पीछे हटने की कोशिश करते हुए तुरंत अपनी चाल तकनीकों का प्रयोग किया। आखिर क्यों रुकें और एक हारी हुई लड़ाई लड़ें? इस बात को ध्यान में रखते हुए काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और भीड़ में से कुछ 100 लोगों को पकड़ लिया तथा तुरंत उनकी क्यूई और रक्त को निकाल दिया, ताकि वह जुबान हाउ के साथ पहले हुए संघर्ष में खोई हुई थोड़ी सी क्यूई को पुनः प्राप्त कर सके। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरा ब्लैक रोज सेक्ट तुम्हें आज मेरे द्वारा झेले गए अपमान का बदला चुकाए। ये कहते हुए काले वस्त्र पहने वह आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा और भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। सोचो, मैं तुम्हें भागने दूंगा? जुबान हाउ ने इंतजार करने की हिम्मत नहीं की और उसने जल्दी से अपनी चाल की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए काले वस्त्र वाले आदमी का पीछा किया।
यहाँ तक कि यदि वह अपनी तलवार पर उड़ भी सकता, तो भी गति में एक छोटे विस्फोट के लिए एक आंदोलन तकनीक का उपयोग करना और काले वस्त्र वाले आदमी को जल्दी से पकड़ने की कोशिश करना अधिक तेज होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग यी और बाकी किंग परिवार को यह समझने का समय भी नहीं मिला कि अभी क्या हुआ था, क्योंकि उन्होंने जुवान हाओ और ब्लैक रोज संप्रदाय के काले वस्त्रधारी व्यक्ति के बीच पहले हुए संघर्ष के परिणाम को देखा था। कुछ ही सेकंड बीते थे, लेकिन बाई परिवार के अधिकांश लोग नष्ट हो चुके थे, यहाँ तक कि काले वस्त्रधारी व्यक्ति के शिष्य बाई फी को भी उसके अपने गुरु ने मार डाला था। किंग यी को वास्तव में कोई सुराग नहीं था कि क्या हुआ था। उसने अतीत में अपने गुरु से सुना था कि ब्लैक रोज संप्रदाय कुछ सीमांत राक्षसी तकनीकों का अभ्यास करता था और अब उसने इसे पहली बार देखा था। पब फ्यूचर विज्ञापन। दूसरे साधकों का रक्त और ची अवशोषित करना। क्या यह एक राक्षसी साधक होने का एक मुख्य संकेत नहीं था? ये सीमांत राक्षसी कैसे था? ये स्पष्ट रूप से एक राक्षसी तकनीक थी। ये सोचते हुए किंग यी को थोड़ी घबराहट महसूस हुई जब उसने उस दिशा में देखा जहां उसके स्वामी और काले वस्त्र पहने आदमी गायब हो गए थे। उम्मीद थी कि कुछ नहीं होगा। इस बीच जुवान हाओ ब्लैक रोज संप्रदाय के काले वस्त्रधारी व्यक्ति को पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसने महसूस किया कि एक खतरनाक आभा ने उसे जकड़ लिया है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुरंत पीछे हटते हुए जुवान हाओ बड़ी मुश्किल से एक काली तलवार से बच पाया जो अचानक आसमान से आए और उसका रास्ता रोक दिया। यह क्या है? जुवान हाओ ने रुककर ऊपर देखा, क्योंकि उसने काले वस्त्र वाले व्यक्ति के समान कपड़े पहने एक अन्य व्यक्ति को देखा। जैसे ही मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम लोगों से कैसे भाग रहे हो? क्या तुम ब्राइट सन सिटी को सुरक्षित करने में कामयाब रहे? नया आगंतुक जुवान हाओ से भाग रहे काले वस्त्रधारी आदमी के पास प्रकट हुआ और उसने पूछा। नहीं, यह आदमी अचानक प्रकट हुआ और जाहिर है कि शहर में इसका कोई अनुयायी है। काले वस्त्र वाला वह आदमी जो पहले जुवान हाओ से भाग गया था, शिकायत करते हुए रुक गया और जुवान हाओ की ओर इशारा किया। मैं समझ गया, चलो अब पीछे हटते हैं। ब्राइट सन सिटी न होने से भव्य योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें इस आदमी को भविष्य में सबक सिखाना होगा। कोई भी ब्लैक रोज संप्रदाय को अपमानित नहीं कर सकता और बच नहीं सकता। ऐसा कहते हुए जुवान हाओ ने उन दोनों काले वस्त्रधारी आदमियों को बिना कुछ किए तेजी से गायब होते देखा। नए आगमन से साफ तौर पर एक खतरनाक आभा फैल रही थी और जुवान हाओ का किसी ऐसे व्यक्ति पर बेतहाशा हमला करने का कोई इरादा नहीं था जो संभवतः उससे ज्यादा ताकतवर था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उन्हें पता है कि मैं उनकी बातें सुन सकता हूँ। मुझे तो ये भी पता है कि तुम लोग ब्लैक रोज सेक्ट से हो। ब्लैक रोज सेक्ट के दो काले वस्त्रधारी पुरुषों द्वारा छोड़ी गई दिशा में अवाक होकर देखते हुए जुवान हाओ ने सोचा कि क्या उन्हें इसका एहसास हुआ या नहीं। शायद उन्होंने सोचा होगा कि वह उनकी तथाकथित भव्य योजना को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बारे में और न सोचते हुए जुवान हाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और पीछे मुड़कर ब्राइट सन सिटी की ओर वापस चल दिया। आज का दिन सचमुच बहुत थका देने वाला था। वह वास्तव में ब्लैक रोज संप्रदाय के लोगों की किसी भी योजना से निपटना नहीं चाहता था। अध्याय 58 ब्राइट सन सिटी छोड़ना। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? ब्राइट सन सिटी लौटते हुए जुवान हाओ ने देखा कि किंग यी भागती हुई आ रही है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं और वह जुवान हाओ के शरीर को ऊपर से नीचे तक देख रही है। वह ये सुनिश्चित कर रही है कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी है। हाँ, मैं ठीक हूँ। ब्लैक रोज सेक्ट वाला लड़का भाग गया। जाहिर है उसका कोई दोस्त पास में ही था। पिछली पिछाई के बारे में सोचकर जुवान हाओ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। यदि उसे यह डर न होता कि तलवार का प्रयोग करके भागने से उग्रज्वाला संप्रदाय को पता चल जाएगा कि वह ही है जिसने उनके बुजुर्गों में से एक को घायल किया है, तो जुवान हाओ ने काले वस्त्रधारी व्यक्ति को पकड़ने के लिए इस विधि का प्रयोग किया होता, क्योंकि वह शुरुआत में उसे पकड़ने में असफल रहा था। ईमानदारी से कहूं तो जुवान हाओ को अभी भी काले वस्त्र पहने आदमी की गति पर आश्चर्य हुआ, यहाँ तक कि उससे 2 छोटे क्षेत्र नीचे होने के बावजूद वह भागने में कामयाब हो गया था। जब वह संप्रदाय में वापस आया तो जुवान हाओ ने खुद से कसम खाई कि वह प्रशिक्षण के लिए एक आंदोलन तकनीक ढूंढेगा। अब मेरे परिवार का क्या होगा? ये जानकर कि काले वस्त्र वाला आदमी भाग गया है और उसके परिवार का पता जानता है, किंग यी थोड़ा सिहर उठी और उसने उम्मीद भरी नजरों से अपने मालिक की तरफ देखा। उम्मीद थी कि उसके पास कोई हल होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने जो सुना है उसके अनुसार वे इस समय किसी और काम में व्यस्त हैं और संभवतः उनके पास आपके किंग परिवार से निपटने के लिए लोगों को भेजने का समय नहीं होगा। आखिरकार, भले ही किंग परिवार ब्लैक रोज संप्रदाय जैसी शक्ति के सामने कमजोर हो, फिर भी उसके पास काफी कोर फॉर्मेशन साधक हैं और वह फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के क्षेत्र में है। एक पल के लिए इस बारे में सोचते हुए जुवान हाओ ने धैर्यपूर्वक अपने शिष्यों की चिंता का उत्तर दिया। मैं समझ गई। किंग यी ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और उदास होकर जमीन की ओर देखने लगी। काश मैं अधिक मजबूत होता। यह विचार किंग यी के मन में आया जब उसने ब्लैक रोज संप्रदाय द्वारा उसके और उसके परिवार के लिए उत्पन्न खतरे के बारे में सोचा।
यदि वह पर्याप्त रूप से मजबूत होती तो ब्लैक रोज संप्रदाय उसके परिवार पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता, तब भी जब वह वहां नहीं होती। गुरुजी, चलो संप्रदाय में वापस चलें। मैं और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। अपनी मुट्ठियां भींचकर और अपने स्वामी की ओर देखते हुए किंगी की आंखें चमक उठी जब उसने मासूमियत से अपने स्वामी को अपनी इच्छा के बारे में बताया। लेकिन ये, तुम तो अभी अभी वापस आए हो। किंगी के पिता किंग यांग ने उदास चेहरा बनाकर किंगी को देखा। अगर मैं यहीं रहूंगी तो मैं कभी भी मजबूत नहीं हो पाऊंगी, और अगर मैं पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हुई तो ब्लैक रोज संप्रदाय से हमेशा खतरा बना रहेगा। और ब्लैक रोज संप्रदाय ने किंग परिवार से निपटने के लिए किसी को भेज दिया। मैं यहाँ रहकर अपना समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं कर सकती। अपने पिता के उदास चेहरे को देखते हुए किंगी ने उनसे कहते हुए अपने निचले होंठ को काट लिया। हाँ, ठीक है, बस ये सुनिश्चित करना कि आप समय समय पर वापस आकर मिलें। किंग यांग जानती थी कि किंगी ने जो कहा वह सच था। चाहे कुछ भी हो, उसका स्वामी यहाँ रहकर हर समय उनकी रक्षा नहीं कर सकता था, और भले ही उन्हें फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय का समर्थन प्राप्त हो, कौन कह सकता था कि ब्लैक रोज संप्रदाय गुप्त रूप से उनके किंग परिवार का सफाया नहीं कर देगा। भले ही भविष्य में ब्लैक रोज संप्रदाय से निपटा गया, लेकिन कौन कह सकता है कि कोई अन्य शक्ति नहीं आएगी और किंग परिवार को खत्म नहीं कर देगी। केवल तभी जब उनके पास उनका बचाव करने के लिए कोई मजबूत व्यक्ति होगा, वे वास्तव में अपना सिर ऊंचा रखने में सक्षम होंगे और किसी नवजात आत्मा विशेषज्ञ द्वारा नष्ट कर दिए जाने का डर नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जुवान हाउ चुपचाप देखता रहा कि पिता और बेटी की जोड़ी बिना किसी बाधा के एक दूसरे से बात कर रही है। किंगी की इच्छा और प्रबल हो गई थी और उसने सचमुच महसूस किया था कि ब्लैक रोज सेक्ट के विशेषज्ञ के सामने वह कितनी निराशाजनक थी। यहाँ तक कि उसका गुरु भी अंत में काले वस्त्र वाले व्यक्ति को मारने में कामयाब नहीं हुआ था। अगर उसका मालिक उसे बचाने में जरा भी देर करता तो क्या होता? अगर उसका मालिक वहां न होता तो क्या काले वस्त्रधारी आदमी को इस बात की परवाह होती कि वह उड़ती तलवारों वाले संप्रदाय की सदस्य है? किंगी को शक था कि ब्लैक रोज संप्रदाय के लोगों को इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि वह उड़ती तलवार संप्रदाय की अनुयायी है या नहीं। आखिरकार ये तो जगजाहिर था कि उड़ती तलवार संप्रदाय और उग्रज्वाला संप्रदाय आपस में लड़ रहे थे और वे बस कुछ ही लोगों को बाहर भेज सकते थे। कहीं ऐसा न हो कि उग्रज्वाला संप्रदाय इसका फायदा उठाकर हमला कर दे। बहुत बढ़िया, तो फिर हम तुरंत चलते हैं। किंगी के दृढ़ संकल्प को देखते हुए जुवान हाउ ने तुरंत वहां से जाने का फैसला किया, क्योंकि अगर वे अगले दिन तक इंतजार करते तो वह थोड़ी देर और रुकने का अपना मन बदल सकती थी। जब लोहा सख्त हो तभी चोट मारना बेहतर है। जुवान हाउ ने तय किया कि वह किंगी को उसकी साधना के क्षेत्र में कुछ अंतर्दृष्टियां प्रदान करेगा। उम्मीद है कि वह अपनी वर्तमान मनस्थिति के साथ उन्हें बेहतर ढंग से आत्मसात कर पाएगी। किंगी ने मना नहीं किया और दोनों ने एक पिता की बढ़ती हुई रोने की आवाजों के बीच ब्राइट सन सिटी को छोड़ दिया। तो फिर चलें, जुवान हाउ ने कहा जैसे ही वे ब्राइट सन सिटी के पास एक जंगल में पहुंचे। जंगल शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर था, लेकिन जुवान हाउ जानता था कि उनके उड़ते हुए देखे जाने की संभावना कम थी और जितनी जल्दी वे चलेंगे उतनी ही जल्दी वे उड़ती तलवारों वाले संप्रदाय तक वापस पहुंच पाएंगे। जुवान हाउ अभी भी नहीं भूला था कि कैसे एक छायाबाज ने उन्हें बीच हवा में फेंक दिया था और दुनिया की परवाह किए बिना उड़ गया था। जब वह संप्रदाय में वापस आएगा तो जुवान हाउ ये सुनिश्चित करेगा कि वह अपना बदला ले। स्वूश। इसके साथ ही किंगी और जुवान हाउ दोनों जुवान हाउ की तलवार के ऊपर कूद पड़े, जिससे तलवार तेजी से हवा में उठी और उड़ गई। किंगी ने अपने स्वामी को पकड़ लिया और धीरे धीरे पीछे मुड़ी और दूर से गायब होते हुए ब्राइट सन सिटी को देखा। मैं जरूर और मजबूत बनूंगा, इतना मजबूत कि अपने परिवार के लिए खतरा बनने वाली किसी भी चीज से निपट सकूं। ये सोचते हुए किंगी ने अपने स्वामी की बात सुनी। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के बारे में शिक्षाओं को याद करना न भूलें, जिसके बारे में जुवान हाउ ने उस समय बात करना शुरू किया था जब वे परिभ्रमण की ऊंचाई पर पहुंचे थे। अध्याय 59, स्पिरिट वैली। जब वे आकाश में उड़ रहे थे तो जुवान हाउ को अचानक याद आया कि किंगी ने बाई फी को हराने में कामयाबी हासिल कर ली है, जिसे सिस्टम निम्न स्तरीय युवा मास्टर कहता है। इस घटना के बाद सिस्टम ने उसे कोई सूचना या कुछ भी नहीं दिया था और ब्लैक रोज सेक्ट के काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने भी हमला कर दिया था, जिसके कारण जुवान हाउ नई सिस्टम सुविधा के बारे में भूल गया। किंगी, जब मैं ब्लैक रोज संप्रदाय के आदमी का शिकार करने गया था तब बाई परिवार की लाशों का क्या हुआ? जुवान हाउ को याद आया कि जब वह लौटा तो बाई परिवार की लाशें पहले ही गायब हो चुकी थी। उसने उत्सुकता से पूछा। वह वास्तव में जानना चाहता था कि क्या किंगी निम्न स्तरीय युवा गुरु बाई फी को लूट पाया था। आपके जाने के बाद हमने आयोजन स्थल की सफाई की और बाई परिवार से जो भी कीमती सामान था उसे ले लिया। बाई परिवार के लोगों के शवों को लूटने की बात सीधे तौर पर स्वीकार करते हुए किंगी ने गर्व से जुवान हाउ को अपने कारनामों के बारे में बताया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम्हें कुछ मिला? अच्छा। जुवान हाउ अपने शिष्य के चेहरे पर गर्व के भाव देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। उम्मीद है वह बेतरतीब लाशों को लूटने के लिए इधर उधर नहीं भागेगी।
अगर ऐसा वास्तव में हुआ तो जुबान हाओ को कोई अंदाजा नहीं था कि लोग उसे, शिक्षक को, किस नज़र से देखेंगे। हमें कुछ कलाकृतियों के अलावा कुछ भी दिलचस्प नहीं मिला। मुझे बाईफी के पास एक अंगूठी मिली थी, उसे देखना चाहोगी? एक पल के लिए इसके बारे में सोचते हुए किंगी अचानक उत्साहित हो गई और उसने अपने लिबादे की छोटी सी जेब से एक अंगूठी निकाली और उसे जुबान हाओ को दे दी। ये है। अंगूठी का निरीक्षण करते हुए जुबान हाओ ने अपनी दिव्य भावना को अंगूठी में भेजने की कोशिश की और ये देखने की कोशिश की कि उसके शिष्य ने किस तरह का इनाम हासिल किया है। नमस्ते युवा, मैं एक महान दिव्य चंद्र अमर हूँ, मैं आपको इसके बारे में सिखा सकता हूँ। वुश टिल्ड। गुरु, आपने अंगूठी क्यों फेंक दी? किंगी चिल्लाई जब उसने अचानक देखा कि जुबान हाओ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वह अंगूठी दूर फेंक दी जो उसने उसे दी थी। जुबान हाओ ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उस दिशा में देखता रहा जिस ओर उसने अंगूठी फेंकी थी। कितना खतरनाक! उसने अफवाह फैलाई थी कि एक विशेषज्ञ रिंग में फंस गया है। अगर वह सावधान नहीं रहता और तुरंत कार्रवाई नहीं करता तो उसका शिष्य उससे छीन लिया जा सकता था। वह अंगूठी खतरनाक थी, उसके अंदर कोई दुष्ट राक्षस बंद था। इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए, बेहतर होगा कि इसे फेंक दो। अपनी भ्रमित शिष्या को देखते हुए जुबान हाओ ने गंभीर नजर से उसे समझाते हुए अपना सिर हिलाया। मैं समझ गई। किंगी के चेहरे पर थोड़ा सा संदेह भरा भाव था और उसने जुबान हाओ की ओर देखते हुए अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसी समय जुबान हाओ ने अंगूठी को दूर फेंक दिया। बाई हुआ, जो दुनिया की यात्रा करने के लिए उज्ज्वल सूर्य शहर से निकला था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब मैं कहाँ जाऊंगा? मैंने अपना सारा समय बाई परिवार की देखभाल में लगाया है। खैर, मैं उत्तर की ओर जाना शुरू कर सकता हूँ। आउच! बाईहुआ खुद से बात कर ही रहा था कि अचानक उसे किसी चीज से चोट लगी और उसने अपने सिर पर उस जगह को थामने के लिए हाथ उठाया जहां उसे चोट लगी थी। यह क्या था? अपने सिर के क्षेत्र को सहलाते हुए बाईहुआ ने अपना सिर नीचे किया और उस अंगूठी को देखा जो उसके सामने जमीन पर पड़ी थी। हेलो युवा! जैसे ही उसने अंगूठी को छुआ, बाईहुआ ने अपने सिर में एक आवाज सुनी और उसका पहले का उदास चेहरा धीरे धीरे खुशी से भर गया। लगता है कि अंततः भाग्य उसके साथ है। जैसे जैसे वे आकाश में उड़ते रहे, जुबान हाओ और किंगी ने कई दिलचस्प चीजें देखीं, हालांकि वे उनसे बहुत अलग नहीं थी जो उन्होंने ब्राइट सन सिटी के रास्ते में देखी थी। मास्टर, यह क्या है? जैसे ही वे चुपचाप हवा में उड़े, किंगी ने अचानक जुबान हाओ को पुकारा और अपने हाथ से उनकी ओर इशारा किया। जुबान हाओ भी उत्सुक था और उसने मुड़कर उस जगह की ओर देखा जहां किंगी ने इशारा किया था। एक आत्मा घाटी। किंगी ने जिस जगह की ओर इशारा किया था, वह जगह आत्मा घाटी के नाम से जानी जाती थी। आमतौर पर ऐसी जगह ढूंढना मुश्किल माना जाता था क्योंकि वे काफी दुर्लभ थीं। उनके बगल में जो आत्मा घाटी थी, जिसकी ओर किंगी ने इशारा किया था, वह इतनी बड़ी नहीं थी और वहां पाई जाने वाली आत्मा जड़ी बूटियां संभवतः पृथ्वी स्तर से ऊपर नहीं होंगी और अधिकतर केवल नश्वर स्तर की होंगी। एक आत्मा घाटी। नाम सुनते ही अपना सिर थोड़ा सा बगल की ओर झुकाते हुए किंगी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से जुबान हाओ की ओर देखा, ये सोचते हुए कि आत्मा घाटी क्या होती है। आत्माओं की घाटी आमतौर पर ऐसी जगह होती है जहां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हुई सामान्य से ज्यादा घनी होती है। ये जगह तरह तरह की जड़ी बूटियों, पेड़ों और नदियों से भरी होती है और इसे काफी खूबसूरत जगह माना जा सकता है। क्या आप नीचे जाकर देखना चाहेंगे? ये बताने की पूरी कोशिश करते हुए कि वह क्या है, जुबान हाओ ने सोचा कि बेहतर होगा कि नीचे जाकर उसे दिखाया जाए, इससे समझना आसान होगा और उन्हें थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। किंगी ने तुरंत उत्तर दिया क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी अन्वेषण की आत्मा उसे वहां जाने और आत्मा घाटी का पता लगाने के लिए बुला रही थी। किंगी के चेहरे पर उत्साह देखकर खुद पर थोड़ा हंसते हुए जुबान हाओ ने धीरे से तलवार को आत्मा घाटी की ओर मोड़ दिया और दोनों जल्द ही घाटी से बहने वाली एक नदी के किनारे उतर गए। नदी तरह तरह की मछलियों से लबालब भरी हुई थी। जुबान हाओ ने एक पल के लिए भी चैन नहीं लिया और अपनी साधना का इस्तेमाल करके जल्दी से कुछ मछलियां पकड़कर खाने लगा, जबकि किंगी उत्सुकता से उस जगह का निरीक्षण कर रहा था जहां वे उतरी थीं। जुबान हाओ के हाथों में शीघ्र ही आग प्रकट हो गई, क्योंकि पास के एक पेड़ से कुछ लकड़ियां धीरे धीरे टूटकर उसके सामने एक छोटा सा कैंप फायर बन गया। जल्द ही कैंप फायर से एक मादक सुगंध फैल गई, क्योंकि जुबान हाओ ने धीरे धीरे आग पर पकड़ी गई मछली को भूनना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर किंगी ने अपने स्वामी की तरह आराम से काम नहीं किया, बल्कि जुबान हाओ की सहमति के तहत छोटे से क्षेत्र को छोड़ दिया ताकि आत्मा घाटी का और अधिक अन्वेषण कर सके। आखिरकार यह अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाली स्पिरिट घाटी थी। वहां कोई बहुत कीमती चीज नहीं दिखाई देती थी, यानी वहां कोई ज्यादा खतरा नहीं था। अध्याय 60 जड़ी बूटी एकत्रीकरण टिल्ड। किंगी ने जुबान हाओ को आत्मा घाटी से होकर गुजरने वाली छोटी नदी के पास पीछे छोड़ दिया और वह छोटी नदी के पास ही जंगल में अंदर चली गई। जंगल घना नहीं था और ऊपर पेड़ों के बीच से प्रकाश आसानी से आ जाता था, जिससे किंगी को बिना किसी परेशानी के अपने सामने देखने में आसानी होती थी।
जमीन पर देखते ही किंगी को तुरंत एक सामान्य जंगल और ब्राइट सन सिटी के ठीक बाहर वाले जंगल में एक बड़ा अंतर नजर आया। जड़ी बूटियां। और ये कोई सामान्य जड़ी बूटियां नहीं थीं, बल्कि ये तो नश्वर श्रेणी की जड़ी बूटियां थीं। पूरा जंगल पूरी तरह से उनसे ढका हुआ था, गहरी जड़ वाली स्पिरिट मशरूम से लेकर सूर्य के प्रकाश वाले फूलों तक। किंगी जंगल के फर्श को ढकने वाली सभी प्रकार की नश्वर ग्रेड जड़ी बूटियों को देख सकता था। यह आश्चर्यजनक था। सामान्यतः इस तरह की चीज को उसके किंग परिवार जैसी शक्तियों के लिए एक बहुमूल्य सभा स्थल माना जाता है। फिर भी यहाँ पर अनगिनत निम्न श्रेणी की जड़ी बूटियां बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से उग रही थीं। शायद मुझे भविष्य में जब मैं किंग परिवार के पास वापस आऊं तो पिताजी को बता दूं, आखिरकार यह ब्राइट सन सिटी से ज्यादा दूर नहीं है। ये सोचते हुए किंगी आत्मा घाटी में और अंदर चली गई। इस समय रास्ते में कुछ पृथ्वी स्तर की जड़ी बूटियां भी दिखाई दे रही थीं। किंगी ने जरा भी संकोच नहीं किया और उसने सभी जड़ी बूटियां इकट्ठी कर लीं तथा अपनी जेबों में जड़ी बूटियां भर लीं, जिससे वह काफी अजीब लग रही थी, क्योंकि उसके वस्त्र पर कई स्थानों से जड़ी बूटियां बाहर निकली हुई थीं। पृथ्वी श्रेणी की जड़ी बूटियां आमतौर पर फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के लोगों के लिए उपयोगी होती हैं, इसलिए किंगी ने जो भी जड़ी बूटियां मिली उन्हें इकट्ठा कर लिया। यहां तक कि सबसे घटिया और घटिया पृथ्वी श्रेणी की जड़ी बूटी से भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। नदी के किनारे पर जुवान हाउ चुपचाप अपनी नई भुनी हुई मछली खा रहा था और उसने अपनी दिव्य इंद्री को ये जानने के लिए भेजा कि किंगी क्या कर रही है। उसे एक बड़ी गोल गेंद मिली जिसमें हर संभव जगह से जड़ी बूटियां निकली हुई थीं। यदि गेंद के ऊपर से निकला हुआ छोटा सा चेहरा न होता तो जुबान हाउ कभी विश्वास नहीं करता कि जड़ी बूटियों की घूमती हुई गेंद उसका शिष्य था, और तब भी उसे अभी भी संदेह था कि क्या जड़ी बूटियों की घूमती हुई गेंद उसका प्यारा सा शिष्य था। उसकी शिष्या थोड़ी लालची लग रही थी। शायद वह उतनी मासूम नहीं थी जितना उसने पहले सोचा था। बिल्कुल नहीं। जुबान हाउ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और अपनी दिव्य अनुभूति को वापस ले लिया। उसकी शिष्या निश्चित रूप से कोई लालची नहीं थी। वह तो बस कुछ पुरानी जड़ी बूटियां हटाकर जंगल की सफाई में मदद कर रही थी, ताकि नई जड़ी बूटियों को थोड़ी ज्यादा धूप मिल सके और वे अच्छी तरह बढ़ सकें। हाँ, यही कारण था। किंगी के बारे में और न सोचते हुए जुबान हाउ नदी के किनारे आराम करने के लिए वापस लौट गया और शांतिपूर्वक पकड़ी गई मछलियों को खाने लगा। आह, काश जीवन हमेशा इतना आरामदायक होता। जैसे जैसे किंगी धीरे धीरे आत्मा घाटी में आगे बढ़ती गई, वह जंगल के बीच में एक खड्ड पर पहुंची। खड्ड बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी 1 किलोमीटर से अधिक लंबी और कुछ दर्जन मीटर चौड़ी थी। हालांकि ये खड्ड की दिलचस्प बात नहीं थी, बल्कि ये वह चीज थी जो किंगी ने खड्ड के तल पर देखी थी। एक स्पिरिट ग्रेड जड़ी बूटी। किंगी ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़कर अपने आसपास का निरीक्षण किया, ये सुनिश्चित किया कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, और उसके बाद ही वह धीरे धीरे खड्ड के तल पर स्थित आत्मा जड़ी बूटी की ओर बढ़ने लगी। जुबान हाउ ने अपनी दिव्य इंद्रियों की सहायता से दूर से देखा कि क्विंगी नामक जड़ी बूटियों का गोला धीरे धीरे खड्ड की तलहटी की ओर बढ़ रहा था। केवल 10 मिनट के संघर्ष के बाद ही वह स्पिरिट ग्रेड जड़ी बूटी को उठाने में सफल हो सकी और पुनः खड्ड के शीर्ष पर वापस आ सकी। सामान्यतः उसकी साधना से कोई भी व्यक्ति यही काम 1 मिनट या उससे भी कम समय में कर सकता था, लेकिन किंगी पर बहुत ज्यादा वजन था, जिससे सामान्य रूप से घूमना फिरना काफी मुश्किल हो रहा था। हाँ, ये देखकर कि किंगी अंततः उसकी ओर वापस आ रही थी, जुबान हाउ ने राहत की सांस ली। यदि उसने और अधिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करना बंद नहीं किया, तो जुबान हाउ को वास्तव में ये पता नहीं था कि वे उन सभी को संप्रदाय में वापस कैसे ले जा पाएंगे। उसके पास अपने साथ लाए छोटे बैग में केवल इतनी ही जगह थी। समय तेजी से बीत गया और किंगी जल्द ही जुबान हाउ के पास वापस आ गई, और जुबान हाउ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा कि कैसे उसने अपनी सारी लूटी हुई चीजों को खोला और उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटा। वह अग्नि से संबंधित जड़ी बूटियों से लेकर खाद्य जड़ी बूटियों और बिक्री योग्य जड़ी बूटियों तक का उपयोग कर सकती थी। चलो रात यहीं रुकते हैं, अब तक अंधेरा हो चुका है और हम अभी तक लाल धूल के रेगिस्तान को पार नहीं कर पाए हैं। क्षितिज में डूबते सूरज की ओर देखते हुए जुबान हाउ ने किंगी से कहा और हाथ हिलाया, जिससे आसपास के कुछ पेड़ टूटकर एक छोटे लकड़ी के घर का आकार ले लिया। ठीक है, क्या मैं भी भविष्य में ऐसा घर बना सकती हूँ? अचानक अपने सामने प्रकट हुए छोटे लकड़ी के घर को देखते हुए किंगी ने कुछ जड़ी बूटियां जो वह छांट रही थी जुबान हाउ के थैले में डाल दी और चेहरे पर उत्साह भरे भाव के साथ पूछा, जरूर, जब तुम काफी मजबूत हो जाओगी तो पूरे पहाड़ को महल का रूप देना भी बच्चों का खेल होगा। उसके उत्साहित चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए जुबान हाउ उसके पास गया और उसे बताया, जिससे किंगी और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। अभी सो जाओ या ध्यान करो, तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। तुम कल जो जड़ी बूटियां इकट्ठा करके लाए हो उन्हें अलग कर सकती हो। थोड़ा सख्त भाव बनाते हुए जुबान हाउ ने उससे कहा, जैसे ही वह घर में चला गया और रात बीतने तक साधना करने के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। ठीक है। अपनी जड़ी बूटियों के साथ छोटे लकड़ी के घर में सावधानीपूर्वक प्रवेश करते हुए किंगी ने अपने साथ लाया एक छोटा तकिया निकाला और उस पर बैठ गई और अपने गुरु की तरह ध्यान करने लगी।